अगर आप किसी पुराने शहर की एक ऐसी गली देखें जो हर नक्शे से गायब हो, तो वहाँ जाने की गलती मत करना। क्योंकि कुछ जगह है दुनिया से इसलिए नहीं मिटती कि वो कभी थी ही नहीं, बल्कि इसलिए मिट जाती है ताकि कोई दोबारा वहाँ पहुँच ना सके। मैंने उस गली को अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम था रूडी ओज़े, और आज दुनिया में शायद मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी। ये कई साल पहले की बात है। मैं उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। पैसों की हालत इतनी ख़राब थी कि हर कुछ हफ्तों में किराया ना दे पाने की वजह से कमरा बदलना पड़ता था। एक दिन भटकते भटकते मैं शहर के उस हिस्से में पहुंच गया जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। एक बदबूदार नदी, पुराना पत्थर का पुल और उसके आगे एक बेहद सकड़ी खड़ी चढ़ाई वाली गली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गली पहाड़ पर बनी हो। दोनों तरफ झुके हुए पुराने मकान, जिनकी ऊपरी मंजिलें लगभग एक दूसरे को छू रही थी। दिन के उजाले में भी वहाँ हमेशा शाम जैसा अंधेरा रहता था। और सबसे अजीब बात, पूरी गली में सन्नाटा था। लोग थे लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे बूढ़े, थके हुए और अजीब तरह से इमोशनलेस थे। गली के आखिर से तीसरा मकान किराए पर खाली था। मालिक था एक बूढ़ा आदमी जिसे लकवा था, और उसका नाम था ब्लांडो। उसने बिना ज़्यादा सवाल पूछे मुझे कमरा दे दिया। कमरा 5वीं मंजिल पर था। पूरे मकान में शायद मैं अकेला किराएदार था, लेकिन पहली ही रात मुझे एहसास हो गया कि मैं अकेला नहीं था। आधी रात के करीब कहीं ऊपर से वायलिन की आवाज़ आने लगी, लेकिन वो कोई साधारण धुन नहीं थी। मैंने पहले भी बहुत सा म्यूज़िक सुना था, लेकिन ऐसा म्यूज़िक कभी नहीं। उसमें न खुशी थी न उदासी, बस एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सुर किसी अनदेखी चीज़ से लड़ रहा हो, और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने ब्लांडो से पूछा, ऊपर कौन रहता है? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, एरिक जॉन। जर्मनी से आया था कई साल पहले। बोल नहीं सकता। रात में थिएटर में वायलिन बजाता है और वापस आकर सारी रात अपने लिए बजाता रहता है। मैंने पूछा, क्या वो हमेशा ऐसा ही बजाता है? बूढ़े ने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जब तक वो बजाता रहता है तब तक सब ठीक रहता है। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा बूढ़ा शायद सनकी है। लेकिन अगले कई दिनों तक हर रात वही हुआ। ठीक आधी रात वायलिन शुरू हो जाता, और हर रात उसकी धुन पहले से ज़्यादा अजीब लगती। धीरे धीरे मैं उस म्यूज़िक का इंतज़ार करने लगा। उसमें कुछ ऐसा था जो डराता भी था और अपनी तरफ खींचता भी था। आखिर एक रात मैंने तय किया कि उस आदमी से मिलना चाहिए। थिएटर से लौटते वक्त मैंने सीढ़ियों में उसे रोक लिया। वो बहुत दुबला पतला था, झुकी हुई कमर, लगभग गंजा सर, नीली आंखें और ऐसा चेहरा जैसे कई सालों से चैन की नींद न सोया हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं नीचे रहता हूँ, हर रात आपका म्यूज़िक सुनता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो कभी सुनना चाहूँगा कि आप सामने बैठकर कैसे बजाते हैं। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पहले मेरी तरफ देखा, फिर सीढ़ियों के ऊपर जहां उसकी अटारी थी। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे से सर हिलाया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। उसका कमरा लगभग खाली था। एक लोहे का बिस्तर, एक पुरानी मेज, 3 टूटी कुर्सियां और फर्श पर बिखरे हुए म्यूजिक के नोटेशंस। कमरे में धूल इतनी थी जैसे महीनों से सफाई न हुई हो। लेकिन मेरी नज़र जिस चीज़ पर जाकर रुकी वो थी कमरे की एकमात्र बड़ी सी विंडो। उस पर मोटे पर्दे लटक रहे थे, ऐसे मानो उसके पीछे कुछ छुपाया गया हो। जॉन ने मेरी नज़र देख ली। वो तुरंत मेरे और उस खिड़की के बीच आकर खड़ा हो गया। फिर बिना कुछ कहे वायलिन उठाया और बजाना शुरू किया। करीब 1 घंटे तक मैं बस सुनता रहा। वो म्यूज़िक अनबिलीवेबल था। ऐसा लग रहा था जैसे हर धुन किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लेकिन तभी मुझे याद आया कि रात में अपने कमरे से जो अजीब धुनें सुनाई देती थी ये उनसे अलग थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, वो दूसरी वाली धुन सुनाई है ना जो आप देर रात तक बजाते हैं। बस इतना सुनते ही उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखें डर से फैल गई और बिजली की तरह आगे बढ़कर अपना ठंडा हाथ मेरे मुंह पर रख दिया ताकि मैं वो धुन दोबारा गुनगुना ना सकूं। फिर उसने कांपते हुए धीरे धीरे अपना सर घुमाया और कमरे की उस ढकी हुई खिड़की की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि खिड़की के बाहर किसी ने हमारी बात सुन न ली हो। मैंने धीरे से पूछा,
उस खिड़की के बाहर क्या है? जॉन ने तुरंत सर हिलाया। नहीं। फिर उसने मेज पर रखा एक कागज उठाया और कांपते हाथों से लिखने लगा। उसकी लिखावट इतनी खराब थी कि उसे पढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी। उसमें लिखा था, कृपया उस धुन को कभी मत गुनगुनाना और उस खिड़की के पास कभी मत जाना। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस दोनों हाथ जोड़कर मुझसे जाने की विनती करने लगा। उस रात मैं बिना कुछ समझे वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन मैंने नीचे वाला कमरा ले लिया। जॉन ने खुद किराए का अंतर देने की जिद की। उस समय मुझे लगा शायद वो सिर्फ मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मैंने महसूस किया कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। हर रात उसका संगीत पहले से ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। पहले वो धुनें सुंदर लगती थी, लेकिन अब उनमें घबराहट थी, जैसे कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हो। और सबसे अजीब बात, दिन ब दिन जॉन का चेहरा बदलता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वो किसी से नज़र नहीं मिलाता था। सीढ़ियों से भी अगर मेरी उससे मुलाकात हो जाती तो वो बिना रुके आगे निकल जाता। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं हुई। कई रातों तक मैं छुपके से उसकी अटारी के बाहर जाकर खड़ा रहता। दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद होता, लेकिन उसके पीछे से आने वाली आवाज़ें हर रात अलग होती थी। कभी वायलिन, कभी ऐसा लगता जैसे एक साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो, जबकि अंदर सिर्फ वही अकेला था। और कभी कभी वायलिन के पीछे बहुत दूर से एक और धुन सुनाई देती, इतनी धीमी कि यकीन ही नहीं होता वो सच में थी भी या सिर्फ मेरा वहम। एक रात सब कुछ बदल गया। मैं हमेशा की तरह उसके कमरे के बाहर खड़ा था कि अचानक अंदर से ऐसी आवाज़ आई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वायलिन बेतहाशा बज रहा था, लेकिन उसके बीच में एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जो बोल नहीं सकता। वो दर्द, वो डर मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जॉन, दरवाज़ा खोलिए। कोई जवाब नहीं। अंदर सिर्फ वायलिन की पागल कर देने वाली आवाज़ गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद मुझे कमरे के अंदर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर खिड़की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई और आखिरकार दरवाजे की कुंडी खुली। जॉन मेरे सामने खड़ा था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो मैंने किसी इंसान में पहले कभी नहीं देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए मुझे कमरे के अंदर ले गया। दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, फिर मेज़ पर बैठकर तेज़ी से कुछ लिखने लगा। उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि कई शब्द समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने पढ़ने की कोशिश की। उसने लिखा था, आज सब खत्म हो सकता है। अगर मैं रुक गया तो वो अंदर आ जाएगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने की बजाय लिखना जारी रखा। वो शायद सब कुछ बताना चाहता था। उसकी पेंसिल इतनी तेज़ चल रही थी कि कागज़ पर आवाज़ आने लगी। कमरे में सिर्फ दो आवाज़ें थी, पेंसिल और हमारी सांसें। तभी उसका हाथ अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे सर उठाया और उस ढकी हुई खिड़की की तरफ देखने लगा। मैंने भी ध्यान लगाया। पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर बहुत दूर से इतनी हल्की धुन सुनाई दी जैसे कोई अंधेरे के उस पार वायलिन बजा रहा हो। जॉन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बिना एक पल गवाए अपना वायलिन उठाया और पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वो म्यूज़िक नहीं था, वो जंग की शुरुआत थी।